जी बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, कल की जो हमारी रिकॉर्डिंग थी, कल की जो रिकॉर्डेड क्लास थी, उसमें हमने कंप्लीट किया 1.1। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपके साथ शेयर कर दूं कि 1.1 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, और उसमें से हमने सारा कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ आप एक नज़र उसको देख लें ज़रा स्क्रीन पे। और अगर ये दिखा मैं दोबारा इसलिए रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वो क्लास नहीं ली तो वो अटेंड कर लें, उस रिकॉर्डिंग को सुन लें, और स्टिल इन टॉपिक्स जिनको मैं दोबारा भी बताने लगा हूँ उनमें कोई मसला है तो दोबारा से मुझे अप्रोच करके वॉइस मैसेज में सेपरेटली डीएम करके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। देखिए, कल जो हमने किया था 1.1 में, तो 1.1 में हमारे पास नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, और उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन among ऑल द नंबर सिस्टम्स। ठीक है, देन वी हैड बाइनरी एडिशन, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड लॉजिकल बाइनरी शिफ्टिंग। ये टॉपिक्स कल हमने कवर किए और हमारा 1.1 कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्राइवेट मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1.2। ये है आपके सामने 1.2। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास सिलेबस डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज 1.2 तो एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो ही जाए विद इन 1 आवर, और 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो या इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला पॉइंटर हमारे सिलेबस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो ये कि अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई ए कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट and the use of character sets including American Standard Code for Information Interchange यानी ASCII and Unicode system। अब इसमें हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि भाई हाउ द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। यूनिकोड अलाउ करता है फॉर अ ग्रेटर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स देन एस्की, यानी कि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कंपैरिजन बिटवीन द यूनिकोड एंड एस्की। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इनकी जो है वो बिट्स पर कैरेक्टर का कितना फ़र्क आ जाता है यूनिकोड में एज़ कम्पेयर टू एस्की। ठीक है, फिर उसके बाद साउंड की रिप्रेजेंटेशन, सैम्पल रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और इनके वेरी करने से, इनके चेंज होने से फाइल साइज़ पे और क्वालिटी ऑफ द फाइल या इमेज या ऑडियो जो भी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा कि कंप्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इमेज को, और कंप्यूटर में जो इमेज की रिप्रेजेंटेशन होती है उसके ऊपर कलर डेप्थ का कॉन्सेप्ट है क्या, और रेजोल्यूशन, और ये इन दोनों चीज़ों में अगर वेरिएशन आए तो उसका फाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें आज इसमें कंप्लीट करनी है। तो चलते हैं ज़रा नोट्स की तरफ। पहले हम इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, और फिर उसके बाद हम इसके पास पेपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं कैरेक्टर सेट्स की। अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट की, टेक्स्ट है क्या? कोई भी टेक्स्ट जो हमारे सामने होता है, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मीन्स हमारे पास किसी भी टेक्स्ट में, एनी टेक्स्ट कैन बी ईदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, या अल्फ़ान्यूमेरिक, ये दोनों चीज़ें भी साथ आ सकती हैं। ठीक है, अब हमारे कैरेक्टर्स जो हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। ठीक है, और बाइनरी याद रहे दैट इज द लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स, बाय द मशीन्स। यानी व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, व्हाइल यूजिंग द मशीन, हम जिस टेक्स्ट में डील करते हैं, चाहे वो सिर्फ अल्फाबेट्स हो, चाहे वो सिर्फ नंबर्स हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो सारा कुछ एक्सप्रेस हो सकता है बाइनरी की फॉर्म में। और एक्सप्रेस क्यों किया जा रहा होता है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी न्यू दिस कि कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात ये है कि जब टेक्स्ट को बाइनरी में एक्सप्रेस किया जाना होता है तो उसके लिए करेक्टर सेट यूज किया जा रहा होता है। वो है क्या करेक्टर सेट? करेक्टर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स दैट रिप्रेजेंट देम। अगर एक वन लाइनर पूछा जाए आपसे कि करेक्टर सेट को डिफाइन कर दें तो आप क्या कहेंगे? करेक्टर सेट इज द कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ये कलेक्शन है करेक्टर्स की, और उनके अगेंस्ट जो उनके रिस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल
अल्फ़ाबेट ए को किस बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अल्फ़ाबेट बी को। सो इस टेबल को जिसमें हमें फॉर एवरी अल्फ़ाबेट उसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड मिलता है, दैट पर्टिकुलर टेबल, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नोन एज द करेक्टर सेट। अच्छा, अब ये करेक्टर सेट्स हमारे पास हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनके फीचर्स और इनके प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए और इनके कंपैरिजन पॉइंट्स भी हमें क्लियर हो जाने चाहिए। इसमें से सबसे कॉमन जो है वो एस्की है, जिसकी फुल फॉर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ एक्चुअली अ यूनिक 7 बिट बाइनरी कोड। इट गिव्स अ यूनिक 7 बिट बाइनरी कोड टू ईच करेक्टर। ये किसकी बात हो रही है? ये एस्की की बात हो रही है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ये जो यूनिक 7 बिट बाइनरी कोड हर एक करेक्टर को असाइन कर रहा होता है, याद रहे कि इट इंक्लूड्स द अपर केस एंड द लोअर केस बोथ, ये भी इसमें शामिल हैं। डिजिट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, या चाहे आप उनको स्पेशल करेक्टर्स कह दो, या कुछ कंट्रोलिंग करेक्टर्स हम कीबोर्ड पे जो बटन्स हैं उनको भी हम कह रहे होते हैं, जो नेविगेशन के लिए अप डाउन वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा उसमें ये कि करेक्टर्स जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट इन ईदर ऑफ द फॉर्म, चाहे सिर्फ करेक्टर अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ नंबर्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम करेक्टर्स कह रहे होते हैं। उन करेक्टर्स के अगेंस्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स हैं वो कहलाता है करेक्टर सेट। और उस करेक्टर सेट की जो टाइप्स है उसमें से हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? एस्की पढ़ लिया। एस्की की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हर एक करेक्टर को एक 7 बिट यूनिक बाइनरी कोड देता है। और ये एस्की किस किस को इंक्लूड करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें तमाम के तमाम अपर केस करेक्टर्स, लोअर केस करेक्टर्स, डिजिट्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कंट्रोलिंग करेक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर एक अल्फ़ाबेट ए है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एस्की कोड जो है फॉर कैपिटल फॉर्म इन द कैप्स फॉर्म, ऑल कैप्स फॉर्म में अगर है, हमारे पास कैप्स में है, कैपिटल में है ए, तो उसके लिए एक अलग हमारे पास एस्की कोड होगा। इसको याद करने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपसे किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का एस्की कोड नहीं पूछेगा। हमें सिर्फ इनके प्रॉपर्टीज़, इनके फीचर्स या इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो हमें सिर्फ वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एस्की की हमसे कोई लिमिटेशन या शॉर्ट कमिंग पूछ ले तो वो हम क्या बताते हैं हमेशा कि इसकी जो लिमिटेशन है वो ये कि इट कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट द लेस नंबर ऑफ करेक्टर्स। इसको इसके अंदर जो कैपेसिटी है करेक्टर्स को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने की, दैट इज़ नॉट वेरी वाइड, ठीक है, वो कम है। एंड इट एक्चुअली डज नॉट सपोर्ट करेक्टर्स फ्रॉम लैंग्वेजेस विच आर अदर देन द इंग्लिश। यानी जो लैंग्वेजेस हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अरेबिक हो जाए, फ्रेंच हो जाए, या वो लैंग्वेजेस जो नॉन वेस्टर्न लैंग्वेजेस भी आप इनको कह सकते हैं, उनके लिए इसमें मिनिमम या नो सपोर्ट एग्जिस्ट करती है। किसकी बात हो रही है? एसकी की बात हो रही है। अब ये जो प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक और करेक्टर सेट यूज किया जाने लगा, और उस करेक्टर सेट का नाम क्या है? यूनिकोड। ठीक है, ये क्यों डेवलप किया गया? ये इसलिए डेवलप किया गया ताकि ये ग्रेटर रेंज ऑफ करेक्टर्स और सिंबल्स को कवर करे जो कि एसकी कवर नहीं करता था। यानी अभी हमने ऊपर बात की कि एसकी इज नॉट एबल टू कवर ऑल द वेस्टर्न लैंग्वेजेस या नॉन वेस्टर्न लैंग्वेजेस, सॉरी, वो नहीं कवर होती हैं एसकी के अंदर। एंड एसकी इज जस्ट एबल टू कवर द लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। अब नॉन वेस्टर्न जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, या नॉन इंग्लिश या अदर देन इंग्लिश जितनी भी लैंग्वेजेस हैं या इमोजीज हैं, उनको कवर करने के लिए हमारे पास जो यूज किया जाने लगा करेक्टर सेट, दैट इज नोन एज यूनिकोड। ठीक है। अच्छा, फिर यूनिकोड में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग सिस्टम यूज होता है, यानी कि इट असाइंस अ यूनिक कोड टू ईच करेक्टर। यानी यूनिकोड में रहते हुए हर एक करेक्टर को एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है, और जो कि बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। एंड इट एक्चुअली ऑक्यूपाइज और होल्ड और यूटिलाइजेस मल्टीपल बाइट्स फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर यूनिकोड है किसी भी एक इमोजी का, चाहे वो थम्स अप का साइन है, हार्ट सिंबल है, थम्स डाउन का है, तो उसके लिए जो एक यूनिकोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगेन दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, कोई भी इसको याद करने का ना सोचे, ना इसको याद करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम कैपेसिटी वाइज बात कर लें कि किसके अंदर हमारे पास जो है वो ज़्यादा बिट्स पर कैरेक्टर ऑक्यूपाई या यूज़ हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली यूनिकोड हैज़ एन एज ओवर द एस्की। ये बात भी हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिकोड रिक्वायर्स मोर बिट्स पर कैरेक्टर। ये हम बात कर रहे हैं किस एंगल से? यानी हम स्टोरेज के एंगल से बात कर रहे हैं कि यूनिकोड इज़ रिक्वायरिंग मोर बिट्स पर कैरेक्टर एज कम्पेयर टू एस्की।
तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी रिजल्टिंग इन लार्जर फाइल साइजेस, और जब फाइल साइजेस इंक्रीज हो जाएं तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पर आता है? स्लोअर प्रोसेसिंग हमारी हो जाती है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इवेंचुअली हमारा इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फाइल साइजेस। और ये किस सिनेरियो में हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं? अभी हम टेक्स्ट बेस्ड डेटा की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी टेक्स्ट बेस्ड डेटा होगा वहाँ पर इन केस ऑफ यूनिकोड, सिंस यूनिकोड इज सपोज टू यूटिलाइज और इट इज रिक्वायरिंग मोर बिट्स पर करेक्टर एज कम्पेयर टू एस्की। जब यूनिकोड को ज़्यादा बिट्स चाहिए पर करेक्टर एस्की के मुकाबले में, तो इवेंचुअली जब यूनिकोड यूज़ किया जाएगा तो फाइल साइजेस इंक्रीज होंगे। फाइल साइजेस के इंक्रीज होने से प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी कम हो जाएगी। ज़्यादा यूज़ होगी, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी। ज़्यादा फाइल साइजेस बढ़ेगी तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी, बैंडविड्थ का यूजेज बढ़ जाएगा। और ये सारा किस सिनेरियो में होगा? टेक्स्ट बेस्ड डेटा में, और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं यूनिकोड की। यहाँ तक बेटा कोई मसला है तो मुझे बताइएगा चैट में। मैं जरा देख लूँ आपकी चैट जाके। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। अब साउंड को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करने लगे तो साउंड क्या चीज़ है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है, दैट इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म टू बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। यानी हमें ये नहीं कर देखना हमारे सिलेबस में से वर्किंग जो है या हाउ इट वर्क्स जो है या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो एक्सक्लूड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो नहीं देखना, ठीक है। एक मिनट बेटा। अच्छा बेटा, तो कहाँ पे थे हम? बात कर रहे थे, मैं देख लूँ मैंने बोल लिया है जी। तो हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? हम थे साउंड की। हमने साउंड की टेक्निकल डेफिनेशन देख ली जल्दी से कि साउंड एक टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल होता है जो कि कैप्चर करने के बाद उसको एनालॉग सिग्नल होता है टू बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। हमें उसको क्या करना पड़ता है? हमें उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, जब हम साउंड को डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज सैम्पलिंग। Sampling means this is the process of converting any sound into the digital form. यानी sound जब भी capture होती है, initially it is always in an analog form. साउंड हमेशा शुरू में एनालॉग फॉर्म में होती है, चाहे आप किसी भी तरह के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करें। बट वो साउंड अगर आपने कंप्यूटर को हैंड ओवर करनी हो यानी किसी डिजिटल डिवाइस को देनी हो तो उसको आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी साउंड का, दैट इज एक्चुअली नोन एज सैम्पलिंग। तो टर्म सैम्पलिंग हमें क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द साउंड वेव्स एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी अगर ये पूछा जाए, ये सवाल आए कि सैम्पलिंग जो है उसमें क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग, तो हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द साउंड वेव एट रेगुलर इंटरवल्स and then converting these measurements into the binary data। अगर हम डिजिटाइज करने की या डिजिटल फॉर्म में चेंज करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली साउंड वेव को ना सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पे मेजर भी किया जाएगा और फिर उसको डिजिटाइज करने के लिए उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज भी करेंगे सो दैट द मशीन विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात जो हमें करनी है वो ये देखनी है कि क्वालिटी ऑफ द साउंड जो है दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। वो हमेशा डिपेंड करेगी, ये बात हम कर चुके हैं कि सैंपल रेट के ऊपर। सैंपल रेट क्या है? टेक्निकली इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि दिस इज द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड, ठीक है। यानी एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल्स कैप्चर किए जा रहे हैं वो हमारा सैंपल रेट, या उसको आप सैंपलिंग रेट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये फैक्टर पूछा जाता है अक्सर, इसकी इम्प्लीकेशन, इसका इफेक्ट पूछा जा रहा होता है कि इफ द सैंपलिंग रेट इज हायर
देन इट रिजल्ट्स इन विच सिनेरियो, हमारे पास अगर किसी भी फाइल का, ऑडियो फाइल का सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, यानी पर सेकेंड ज़्यादा सैंपल्स कैप्चर किए गए while we were converting that audio file into the digital form, into the digitized form, एक ऑडियो को डिजिटल फॉर्म में चेंज करते वक्त ज़्यादा सैंपल्स लिए गए पर सेकेंड में, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगी, इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि it will be or it is considered as the more accurate representation of the original sound wave, ठीक है। यानी ये एक अच्छी और ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन होगी किस चीज़ की, उस साउंड वेव को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस किया जा रहा है इफ़ द सैम्पलिंग रेट इज़ हाई, ये इसकी निशानी होगी। और इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, फाइल साइज इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। जी, ये इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि ज़्यादा सैंपल्स लिए गए हैं पर सेकेंड, उस डिजिटल साउंड को बनाते वक्त, डिजिटाइज करते वक्त, तो जाहिर है इंक्रीज होगा हमारा फाइल साइज, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि टिपिकल सीडी की अगर हम बात करते हैं, उसका डिजिटल साउंड रेट जो है, सैम्पलिंग रेट जो है उसका 44.1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इट मीन्स, किलो हर्ट्ज मीन्स, किलो का वर्ड हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जब हम बात करें, के मीन्स, इट मीन्स कि इफ आई एम सेइंग कि आई एम I am sampling that particular file at 44.1 kilohertz, it means कितने सैंपल्स मैं ले रहा हूँ पर सेकेंड, आई एम कैप्चरिंग 44,100 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का जो सैम्पलिंग रेट है, लेट्स से इफ इट इज 20 किलोहर्ट्ज, तो इट मीन्स कि मैं आई एम टेकिंग 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड। ये इसका हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है, फिर एक और टर्मिनोलॉजी हमें इस टॉपिक में सीखनी पड़ रही होती है कि सैम्पलिंग रेट अगर नंबर ऑफ सैंपल्स हैं पर सेकंड में, तो सैम्पल रेजोल्यूशन या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हम किसको कह रहे होते हैं, ये है जी हमारे एक सैंपल में पर सैंपल जो है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स इन्वॉल्व, यानी कितने सैंपल हम ले रहे हैं एक सेकंड में, वो था हमारा सैम्पलिंग रेट। लेकिन उसमें से ईच सैंपल पर सैंपल जो है हमारे कितने नंबर ऑफ बिट्स इंक्लूड हुए, वो कहलाती है टर्मिनोलॉजी हमारी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, या सिर्फ आप उसको सैंपल रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से डिटरमिन क्या हो जाता है हमारा, कि कितनी ज़्यादा लेवल ऑफ डिटेलिंग है और कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है हमारे ईच सैंपल में, इससे ये चीज़ इस्टेब्लिश और बहुत ज़्यादा क्लियर कट वे में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा जाए कि इन केस द हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इट विल बी रिजल्टिंग इन मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। एक साउंड है जिसके बारे में अभी हमने बात की जब हम सैंपल रेट पढ़ रहे थे, कि अगर नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा हैं तो वो भी मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है ओरिजिनल साउंड वेव की, ठीक है। और अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा सैंपल्स लिए गए पर सैंपल में, सो दैट विल बी द रिफ्लेक्शन कि हमारा जो लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी ऑफ ईच सैंपल है वो ज़्यादा है, यानी हमारा अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। लेकिन इससे भी जिस तरह सैम्पलिंग, जिस तरह से हमने ऊपर बात की थी, सैंपल रेट ज़्यादा होने से इवेंचुअली हमारा फाइल साइज इंक्रीज होता है, इसी तरह से अगर हम सैंपल रेजोल्यूशन ज़्यादा रख रहे हैं अपने सैंपल की, तो उससे भी इवेंचुअली फाइल साइज बढ़ जाता है, किस चीज़ का, हमारे डिजिटल साउंड का। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि एक डिजिटल साउंड है सीडी क्वालिटी की, और उसका सैंपल रेजोल्यूशन है लेट्स से 16 बिट्स, हमेशा बिट्स की फॉर्म में होगा। 16 बिट्स मतलब है कि ये पर्टिकुलर सैंपल जो है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ 16 बिट बाइनरी नंबर, तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि फाइल साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। Okay, so it is important to choose the appropriate sample rate and resolution based on the specific requirement of the digital sound application। यानी हम इसमें जनरलाइजेशन नहीं लेकर आ सकते, हम नहीं कह सकते कि हमेशा किसी भी सिनेरियो में हमें ये सैंपल रेट या इसमें सैम्पलिंग रेजोल्यूशन रखनी चाहिए, नहीं, ये हमेशा चेंज होगा, वेरी होगा एज पर द रिस्पेक्टिव सिनेरियो। जैसा सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि किस तरह का सैम्पलिंग रेजोल्यूशन या किस तरह का सैम्पलिंग रेट रखना है। तो याद रहे, सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स कैप्चर्ड पर सेकेंड, एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मीन्स, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हमने क्या कहा था कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं पर सैंपल, ठीक है, और
सैम्पलिंग रेट इज नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड। ये दो टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर हो जाए। फिर साउंड वेव्स की हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, और इसमें अगर हम आगे चलें तो ये आप देख लीजिएगा पॉइंटर्स, इसमें बताया जा रहा है कि साउंड फाइल्स जो हैं उसमें मिडी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। इट स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इट डज नॉट स्टोर द एक्चुअल साउंड्स। ये सारी चीज़ें एक नज़र इनको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा। MP3 की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है। जी बेटा, अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस पे। अब एक बिटमैप इमेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है, विच आर स्मॉल डॉट्स ऑफ कलर्स, ठीक है। अब हम इमेज साउंड का हमने टॉपिक कर लिया, अब हम इमेजेस पर आ रहे हैं। तो एक इमेज हमारा जो है बिटमैप इमेज जिसको कहते हैं, वो किससे मिलकर बनता है? इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन, या इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या है? दे आर स्मॉल स्मॉल डॉट्स, ठीक है। कलर्स, डिफरेंट कलर्स के स्मॉल डॉट्स हैं, and they are arranged, normally they are arranged in the form of a grid। जब स्मॉल डॉट्स और डिफरेंट कलर्स को हम अरेंज कर दें इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इन बहुत सारे पिक्सल से मिलकर फिर हमारा इमेज बन रहा होता है। जो हम इमेज के साइज़ की बात करते हैं कि ये इमेज इतने मेगापिक्सल का है, ये इमेज इतने मेगापिक्सल्स का है, तो इट मीन्स हम बता रहे होते हैं कि हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। पिक्सल्स मीन्स dots of different colors which are actually combining and making that particular image। अब हर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बाइनरी कोड होते हैं, ठीक है, और वो फिर प्रोसेस होते हैं, किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, अब जिस तरह से हमने साउंड की फाइल की बात करते वक्त दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी, एक का नाम था सैंपल रेट और एक का नाम था सैंपल रेजोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अब जब हम इमेज की बात करने जा रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ पर सीखनी है, और इन टर्मिनोलॉजीज की बेसिस के ऊपर ही आगे जाके हमारे फाइल साइजेस कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज हम यूज़ करने जाते हैं उनमें ये सारे फैक्टर्स, ये सारी टर्म्स जो है ये इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑडियो को पढ़ते वक्त हमने समझ लिया कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैंपल रेट क्या चीज़ होती है, तो हमें फाइल साइज ऑफ ऑडियो का फॉर्मूला और उसमें मौजूद ये टर्म समझ आ जाएंगी। अगर हमने इमेजेस को पढ़ते वक्त और समझते वक्त अगर हमें समझ आ गया कि रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, हम कलर डेप्थ क्या चीज़ होती है, तो फिर इट मीन्स कि जब हम इमेज के फाइल साइज और फाइल साइज कैलकुलेशन ऑफ इमेज करेंगे तो वहाँ पर फार्मूला में मौजूद हमें ये टर्म्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और वो फार्मूले की एप्लीकेशन भी हमें समझ आ जाएगी। तो रेजोल्यूशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन क्या बता रही होती है? हमें बताती है कि हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर इन दैट इमेज, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है उस इमेज में। हमने ये कहते हुए सुना है, हम ये बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ दैट मेनी मेगापिक्सल्स, ठीक है। इट मीन्स हम ये बता रहे होते हैं कि इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं। जब हमने नंबर ऑफ पिक्सल्स बता दिए एक इमेज के, इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ इमेज, ठीक है। और इसके ज़्यादा होने से, जैसे हमने जब ऊपर जो टर्म्स पढ़ी रिलेटेड टू ऑडियो, उनके इंक्रीज करने से फाइल साइज इंक्रीज होता हुआ हमने डिस्कस किया। इसी तरह से अगर हम रेजोल्यूशन अभी हमने समझा, तो हम ये समझ लें साथ के साथ कि अगर हम एक ऐसे इमेज की बात करें दैट इज हैविंग अ हायर रेजोल्यूशन, तो हायर रेजोल्यूशन इमेज में हमेशा क्या ज़्यादा होंगे? पिक्सल ज़्यादा होंगे। पिक्सल ज़्यादा होंगे तो उसका पहला इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या आएगा? इमेज जो होगा वो शार्पर भी होगा और ज़्यादा डिटेल्ड इमेज होगा। और शार्पर और ज़्यादा डिटेल्ड इमेज या ऐसा इमेज जिसके पिक्सल्स ज़्यादा हैं, यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि उस इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, यानी वो एक एक्चुअली वो एक हायर रेजोल्यूशन इमेज है। तो ऐसा इमेज अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल साइजेस बात करें तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फिर हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस में जो दूसरी टर्म आ जाती है दैट इज कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या है? कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, यानी हमारे पर्टिकुलर इमेज के अंदर हर एक कलर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज किए गए, वो कलर डेप्थ कहलाएगी उस पर्टिकुलर इमेज की। कलर डेप्थ अगर ज़्यादा है मेरे इमेज की, इट मीन्स कि माई इमेज इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मोर कलर्स, ठीक है। कलर डेप्थ ज़्यादा है तो मेरे इमेज के अंदर
कलर्स जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो पाएंगे, ठीक है। और कलर ज़्यादा एक्सप्रेस होने का मतलब ये है कि मेरा इमेज जो है वो इवेंचुअली ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। माई इमेज विल बी मोर रियलिस्टिक इफ इट्स कलर डेप्थ इज इंक्रीजिंग। और इसका ऑपोजिट इसका वाइस वर्सा है, यानी अगर कलर डेप्थ कम है, इमेज जो है वो रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा और इमेज का फाइल साइज भी कम होगा और उसको कम स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी इफ द कलर डेप्थ इज ऑन द लोअर साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक इमेज है जिसको हम कह रहे हैं कि इट इज हैविंग 8 बिट कलर डेप्थ, इट मींस कि इट अलाउज फॉर 256 डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये 8 बिट कलर डेप्थ वाले का मतलब 256 डिफरेंट कलर्स कैसे बना। याद करिए कि कल की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा उन बिट पोजीशंस के बारे में कि हम लिख रहे होते हैं बिट पोजीशंस बाइनरी के लिए 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड लेट्स से इफ वी आर असाइनिंग 1 यानी ट्रू वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं, ऑन करते हैं उन सारी बिट्स को, एंड इफ वी सिंपली ऐड दोस बिट पोजीशंस तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 256। तो ये इस तरह से बात क्लियर हुई हमें कि 8 बिट कलर डेप्थ वाला इमेज 256 डिफरेंट कलर्स क्यों रिप्रेजेंट और कैसे कर सकता है, बिकॉज हम उन सारी बिट पोजीशंस को ट्रू या ऑन वैल्यू या वन वैल्यू असाइन करेंगे। वन वैल्यू असाइन करने का मतलब ये कि ऑल बिट्स आर बीइंग एक्चुअली यूटिलाइज्ड और इस तरह से वो 256 कलर्स को एक्सप्रेस करने के काबिल है। इसी तरह से आप लगा लें कि अगर 24 बिट कलर डेप्थ वाला इमेज है तो अगर हमने 8 बिट वाले में 8 बिट्स पहले बनाई, उन सबको ट्रू यानी वन वैल्यू असाइन की, तो अगर हमारे पास 24 बिट्स हैं तो अगर आप इसी तरह से 24 बिट्स बनाएं तो उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है वो ओवर 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स जाकर कहीं बनेगी, ठीक है। फाइल साइज इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हमने समझ लिया है, फाइल साइज हमेशा इंक्रीज होगा इफ वी आर इंक्रीजिंग द रेजोल्यूशन एंड द कलर डेप्थ। फाइल साइज कह सकते हैं हम कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि फाइल साइज इंक्रीज होगा, आप रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ को बढ़ाते जाएं, फाइल साइज हमारा बढ़ता जाएगा। रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ को आप डिक्रीज करते जाओ, आपका फाइल साइज उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? ये तो सिंपल सी बात है, हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ली कि ज़्यादा पिक्सेल्स हैं और ज़्यादा कलर्स हैं उसमें, तो उसको ज़्यादा बाइनरी डेटा चाहिए टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। और इसी तरह से क्वालिटी का क्या रिलेशन है, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी अगर हमारे इमेज की हम रेजोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं और कलर डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारे इमेज की क्वालिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उसके बाद डेटा स्टोरेज और कंप्रेशन पे जाने से पहले, चलिए डाटा स्टोरेज और कंप्रेशन पे हम जा सकते हैं अभी, ठीक है। यहाँ तक हमारा 1.2 कंप्लीट हुआ। अब हम बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ेंगे डेटा स्टोरेज यानी 1.3 के बारे में, और यानी बेसिक जो चीज़ें पढ़ेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज, क्योंकि हमें यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ वेदर इट इज़ ऑडियो फाइल और द इमेज फाइल। हम उसके लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में, और फिर फाइल साइजेस ऑफ इमेज। ये एक बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चों ने या कुछ जगह पर बच्चों को सही से गाइड नहीं किया जाता फाइल साइज कैलकुलेशन वाले सवालों में। तो ये पार्ट वीडियो का बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से फाइल साइजेस कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूले दो हैं, एक इमेज के कैलकुलेशन के लिए फाइल साइज का और एक ऑडियो की। बच्चे गड़बड़ कहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से वो अपना काम खुद ही बहुत मुश्किल बना लेते हैं कि फॉर्मूला तो ठीक है याद कर लिया, फॉर्मूले में जो सवाल में वैल्यूज थी उनको ठीक से पुट भी कर दिया। गड़बड़ कहाँ पर आती है, गड़बड़ ये आती है कि जब वो फॉर्मूले में जब वैल्यूज को पुट किया उनको बैठ के सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, और होता फिर उससे क्या है कि बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस और बड़ी बड़ी डिविजन्स बन जाती हैं। तो फिर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर वाई कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन P1। तो बात ये है कि हमें उन कैलकुलेशंस को उस तरह से करना ही नहीं है। हम बना रहे होंगे पहले इक्वेशन, इक्वेशन जब बन जाएगी तो याद रखिएगा सवाल में वैल्यूज आपको ऐसी ही दी जाएंगी कि अगर आपने पहले पूरी इक्वेशन में वैल्यूज
पुट इन कर दी, फिर वो बहुत सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होने लगेंगी, ऐसी ही वैल्यूज दी जाएंगी जो कैंसिल आउट आसानी से और क्लियर कट सामने ऑब्वियस होंगी, नजर आ रही होंगी कि हाँ ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। और कैंसिलेशन होने के बाद फिर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बचेगी वो बहुत आसान सी रह जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चंस पहले आपसे आपके सामने निकाल लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, फिर हम उसके बाद इन यूनिट्स को थोड़ा सा पढ़ के और फिर डायरेक्टली हम चलते हैं फाइल साइज ऑफ इमेज और फाइल साइज ऑफ ऑडियो के ऊपर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो चैट में मुझे बता दें, मुझसे पूछ लें। जी बेटा, चले अब वापस से ज़रा देख लेते हैं हम यूनिट्स के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें और फिर डायरेक्टली हम चलते हैं फाइल साइज कैलकुलेशन वाले सवालों पर। ठीक है, और यूनिट्स की तरह बात कर लेते हैं। डेटा स्टोरेज को जब हम डिस्कस करने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। हर यूनिट जो है वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमने ये जब यूनिट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहली बात ये की, द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट हमने पढ़ा जिसको हम बिट के नाम से जानते हैं। और बिट का फुल फॉर्म जो है, इट इज एक्चुअली, इसका ओरिजिन क्या है, बाइनरी डिजिट से ये बना है। बाइनरी का बी आई लिया और डिजिट्स के लास्ट 2 लेटर लिए टी एस, तो यूं बना बिट्स। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये इससे छोटा कोई मेमोरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेमोरी स्टोरेज यूनिट, जिसको हम बिट्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये अपने अंदर वैल्यू इधर 0 और 1 को, या इसके अंदर एक वक्त में 0 होगा या ये 1 होगा। ठीक है, ये है हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। फिर इससे अगर हम आगे चले तो हम निबल आ जाता है, यानी 4 बिट्स से मिलकर हम कहते हैं कि ये एक निबल है। ठीक है, फिर इससे और बड़े यूनिट पर चले हम तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बाइट।
ठीक है। बाइट कितना बिट से मिलकर बन रहा होता है? 8 बिट से। यानी आप कह लो कि यूँ कह सकते हो आपके एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स, और अगर ये पूछा जाए कि एक बाइट के अंदर कितने निबल्स हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि 2 निबल्स हैं, ठीक है। फिर इससे आगे और मज़ीद बड़े यूनिट्स पे चलते अगर हम जाएँ, तो फिर हमारे पास केबी बाइट, मेबी बाइट, गीबी बाइट, ये सारे यूनिट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि बच्चे जो अक्सर कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, वो 2 डिफरेंट यूनिट्स के जो हमारे पास सिस्टम है, उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं नीचे एक फाइल पेज पे जाऊँ और आपको दिखा दूँ, एक डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 2 सिस्टम्स का। एक मिनट, मैं ज़रा एक टेबल आपको दिखाऊँ और जिसमें दोनों हमारे पास सिस्टम नज़र आ रहे हो। एक आईईसी सिस्टम हमारा कहलाता है और एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहला रहा होता है। आपने फाइल साइज़ कैलकुलेशन करते वक़्त देखना ये है कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो कौन से वाले सिस्टम में दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वहाँ पर किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, तो फिर आप जो है वो इट मीन्स आप समझ जाएँ कि ये एसआई यूनिट वाला सिस्टम है जो कि पावर ऑफ 10 में चल रहा होता है, ठीक है? तो आप वही वाला सिस्टम अप्लाई करेंगे और आपका आंसर भी फिर उसी सिस्टम में आ रहा होगा, ठीक है? इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास वैल्यूज़ नज़र आएँ सवाल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबी बाइट जो केआईबी से लिख रहे होते हैं, मेबी बाइट जिसको एमआईबी से लिख रहे होते हैं, गीबी बाइट जिसको जीआईबी से लिख रहे होते हैं, अगर इस किस्म की वैल्यूज़ सवाल में नज़र आती हैं तो समझ जाएँ कि हमारा आईईसी सिस्टम हम यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि आपसे आंसर भी एक्सपेक्ट उसी सिस्टम में ही किया जा रहा होगा। ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ या वैल्यूज़ की जो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, 2 रेज़ टू पावर के सिस्टम में चल रहा होता है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से इस सिस्टम पे स्विच करने का डिसीजन ही इसलिए लिया गया कि सिस्टम इंटरनेशनल था 10 की पावर में, ठीक है, और हमारे सिस्टम मशीन्स जो है वो बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनसे ज़्यादा रिलेटिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर वाला सिस्टम यानी कि आईईसी सिस्टम यूज़ किया गया, जिसमें हम जानते हैं कि बी बाइट, मेबी बाइट, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये ठीक है। ये है हमारे पास एक सिस्टम जिसमें वैल्यूज चल रही होती है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर में, और दूसरा हमारे पास सिस्टम आ जाता है ये वाला आईईसी वाला, जिसमें हमारे पास वैल्यूज या यूनिट्स छोटे से बड़ा फिर उससे बड़ा ये यूनिट्स आ रहे होते हैं हमारे पास 2 रेज़ टू पावर के हिसाब से। तो ये हमारे पास 2 सिस्टम्स का फ़र्क है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन से 2 फार्मूलाज़ हैं। ये 2 फार्मूलाज़ हैं जो हमें याद होने चाहिए। याद रहे कि कोई भी फार्मूला नहीं बताया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ सवाल सामने होगा, सवाल में वैल्यूज़ होंगी और सवाल को देख के ही हमें ये जज करना होगा कि भई ये सवाल फ़ाइल साइज़ ऑफ इमेज की कैलकुलेशन का है या ये फ़ाइल साइज़ ऑफ ऑडियो की कैलकुलेशन का है, और रिस्पेक्टिव फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब उस मेजर कन्फ्यूजन की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से इस आसान तरीन टॉपिक को भी अक्सर बच्चे गलत कराते हैं, जिसको बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाला सवाल समझ बैठते हैं, ऑल्दो हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। मैं ज़रा वो सवाल निकालूँ अब फाइल साइज़ ऑफ इमेज और ऑडियो वाले, फिर हम देखते हैं कि इन इन फार्मूलाज़ को अप्लाई करते वक़्त इनमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कैसे आपने डायरेक्टली पहले स्टेप में कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाना, बल्कि फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिल करके कैंसिलेशंस की तरफ जाना है। मैं ज़रा सवाल निकाल लूँ फिर इन फार्मूलाज़ को अप्लाई करके देखते हैं। जी बेटा, अब मैं ज़रा आपके सामने एक सवाल यहाँ पे रखूँगा पास पेपर का, ठीक है? और इन फ़ॉर्मूलाज़ को अप्लाई करते हुए फ़ोकस रहे इस चीज़ पर ख़ास तौर पर कि किस तरह से हमने कैलकुलेशंस में डायरेक्टली नहीं जाना,
क्योंकि हमारे पास जो है कैलकुलेटर P1 P2 दोनों में अलाउ नहीं होता। कैलकुलेशंस हमारी जो हमें मैन्युअली करनी है, अगर आप वैसे बैठकर मल्टीप्लिकेशंस करना शुरू कर दोगे, डिवीजन शुरू कर दोगे कि पहले मैं न्यूमरेटर वालों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर जो वैल्यूज़ आए उनको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। अदरवाइज बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी आपके पास बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस और बड़ी बड़ी लॉन्ग डिविजन्स बन जाएंगी और वो एक बहुत बड़ा हैसल हो जाएगा आपके लिए उनको फिर सॉल्व करना। अब ज़रा मैं सवाल जो आपके सामने रखूंगा उसको देखिए पहले। एक मिनट। जी बेटा, ये सवाल है हमारे सामने पास्ट पेपर का, ठीक है। और इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो इसमें आप देखें कि हमें साफ साफ क्या कहा जा रहा है हमारे पास यहाँ पर कि एलेक्स ऑल्सो नीड्स टू स्टोर 10 8 बिट कलर इमेज, ठीक है। इसमें तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो आमतौर पर ट्रिकी चीज़ यूज़ की जाती है वो ये, जिसको अक्सर बच्चे मिस आउट कर देते हैं, वो चलो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं जानबूझ के इसको अभी यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा, हम बाकी सवाल पढ़ रहे हैं पूरा। उसने कहा कि एलेक्स ऑल्सो नीड्स टू स्टोर 10 8 बिट कलर इमेजेस इन अ फाइल फॉर हिज प्रोजेक्ट। ईच इमेज इज 500 पिक्सल्स वाइड एंड 300 पिक्सल्स हाई। ये इमेज रेजोल्यूशन आ गई, याद रहे। इमेज रेजोल्यूशन हमेशा मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर्स कौन से होते हैं, विड्थ इनटू हाइट के हिसाब से हमेशा इमेज की रेजोल्यूशन बताई जाती है। और ये बताने के बाद वो कह रहा है कि आप एक मिनट में ज़रा सवाल में एक छोटी सी और चेंज कर लूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने नाम चेंज किया था और मैं वही नाम जो है वो उठाकर जी बेटा, तो वो कह रहे हैं कि एक एलेक्स ने जो है वो 8 इमेजेस जो हैं एक फाइल में रखने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। हर इमेज 500 पिक्सल्स वाइड और 300 पिक्सल्स हाई है। कैलकुलेट द टोटल फाइल साइज इन मेगाबाइट्स। यहाँ भी बताया कि आपने जो आंसर निकालना है वो किस जगह बताया, यहाँ पे कि मेगाबाइट्स में हो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया इस जगह पर भी कि फाइल साइज जो आंसर के लिए आपको जगह दी उसमें भी इन्होंने बता दिया कि आपका आंसर किस में होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए मेगाबाइट्स में। इससे एक चीज़ जो सबसे पहले हमें क्लियर हो गई और जो हो जानी चाहिए वो ये कि हमें कैलकुलेशंस किस कौन से वाले सिस्टम में करनी है। हमें कैलकुलेशंस करनी है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, वो यूनिट जिसमें हम जानते हैं यूनिट्स को किन नामों से, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, जिसमें हम मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से चल रहे होते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1000 बाइट्स के, जिसमें फॉर एग्जांपल 1 मेगाबाइट इक्वल होता है 1000 किलोबाइट्स। ये वो सिस्टम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ करना। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें सवाल में मौजूद जो वैल्यूज़ थी उनके साथ मौजूद यूनिट देख के, और जो आंसर में मौजूद साथ यूनिट उन्होंने लगाया कि आंसर आप इस यूनिट में निकाल कर दो इस जगह के ऊपर, इस सब से हमें पता चला कि हमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करना है। अब मैं उठा के रखता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर कि फाइल साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है, जो अभी हम पढ़कर आए थे। ये जनाब है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये मैं इधर रखूँ आपके सामने और फिर उस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे कि इमेज रेजोल्यूशन जो कि होगी इन पिक्सल्स, मल्टीप्लाई कर दो उसको कलर डेप्थ से जो कि होगा बिट्स में। अब पहली चीज़ यानी आपको मैं बात करने लगा हूँ अब इमेज रेजोल्यूशन की। सबसे पहले फॉर्मूला में मौजूद पहली चीज़ इमेज रेजोल्यूशन सवाल में कहाँ से मिलेगी, हमें कहाँ नज़र आ रही है, ये रही जनाब हमारी इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है। इमेज रेजोल्यूशन हमेशा विड्थ और इनटू हाइट के हिसाब से मौजूद होती है, ठीक है। सवाल में फॉर्मूला में भी बताया गया था साफ साफ कि इट विल बी इन पिक्सल्स। सवाल में जो वैल्यू हमें मिल रही है आइडेंटिफाई हो रही है दैट इज आल्सो इन पिक्सल्स। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला में हमने लगा दिया 500 मल्टीप्लाई बाय 300। ये हमने कितना पोर्शन यानी इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल्स वाली चीज़ जो है ये फॉर्मूला में पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ फॉर्मूला में क्या है, कलर डेप्थ।
कलर डेप्थ क्या है? कलर डेप्थ हमें कहाँ से पता चले सवाल में? कलर डेप्थ भी हमें सवाल में साफ साफ बताई भी, और अभी आज हमने जब इसको रिकैप किया तो हमने ये पढ़ा कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, एक बिट्स की फॉर्म में बताई जाती है। तो कलर डेप्थ जो है वो 8 हमारे पास गिवन है, हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, कलर डेप्थ भी हमने फॉर्मूला में पुट कर दी। जो सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक या ब्लंडर होता है कि बच्चे सब मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं कि पहले मैं इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 500 इंटू 300। नहीं करना। ठीक है, इनसे जो आंसर आएगा उसको नजर आ रहा है कि वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, बट स्टिल अभी उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इन्वॉल्व इन बिग कैलकुलेशंस। हमें अभी नहीं करना। अभी हम पहले पूरी इक्वेशन बनाने पे फोकस करेंगे, और वो इक्वेशन बनने के बाद वैल्यूज खुद ब खुद कैंसिल आउट होंगी और हमारे पास इवेंचुअली आखिर में आसान कैलकुलेशंस बचेंगे। अच्छा, फॉर्मूला में मौजूद हमने इमेज रेजोल्यूशन एंटर कर दी विच इज 500 इंटू 300। फॉर्मूला में मौजूद दूसरी चीज कलर डेप्थ हमने लिख दी, वो क्या? कलर डेप्थ, जो कि बिट्स में थी, सवाल से पता चला कि वो है 8, वो हमने लिख दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये जो हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हैं, इससे जो आंसर आएगा, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बिट में। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 8 के साथ सवाल में क्या लिखा हुआ है? बिट। और याद रहे कि हमारा जो आंसर हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेगाबाइट में। ठीक है, मेगाबाइट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में यूनिट को उस करंटली इट विल बी इन बिट्स, बिट्स से मेगाबाइट्स बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। बिट से जो अगला बड़ा यूनिट आता है वो आता है किलोबाइट्स। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास बिट्स में आएगी, जिसको अभी हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, उसको बिट वाली वैल्यू को जनरली स्पीकिंग हम किलोबाइट्स में कैसे चेंज कर रहे होते हैं? हम उसको डिवाइड बाय एक नंबर है, किस नंबर से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास मौजूद बिट वाली वैल्यू किलो बाइट्स में चेंज हो जाए, हम उसको डिवाइड बाय 1000 कर रहे होते हैं। चलें जी, ये मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 1000। अभी भी इक्वेशन फाइनल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं बिट से किलोबाइट। ठीक है, यानी अब जो मेरा आंसर आएगा, अगर मैं यहीं पे रुक के और इस पूरे को सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर आएगा किलोबाइट्स में। बट स्टिल हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हमें आंसर नहीं चाहिए किलोबाइट्स में। सवाल में हमें पता चल रहा है देख के कि आंसर की जगह के साथ उन्होंने लिखा एमबी, इट मींस वो हमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेगाबाइट में। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। अगला यूनिट जो है किलोबाइट से मेगाबाइट में जाने के लिए हमें अगेन इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बिट से हम किलोबाइट में गए बाय डिवाइडिंग बाय 1000। अगर ये आईईसी वाला सिस्टम होता तो हम डिवाइड बाय 1024 कर रहे होते। ठीक है, इसी तरह से जब हम किलोबाइट से मेगाबाइट में गए तो हमने अगेन क्या किया? डिवाइड बाय 1000। ये मैंने डिनोमिनेटर में अगेन डिवाइड बाय 1000 करवा दिया। ठीक है, इक्वेशन हमारी कंप्लीट होने के नज़दीक आ गई है। अभी तक ज़रा दोबारा से एक नज़र इसको रिव्यू कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज ऑफ इमेज का। इमेज रेजोल्यूशन सवाल से मिली हमें 500 इंटू 300, हमने एंटर कर दी फॉर्मूला में। कलर डेप्थ भी सवाल में गिवन थी विच वाज 8 बिट, हमने वो मेंशन कर दी, एंटर कर दी इन द फॉर्मूला। फिर हमें लगा कि इससे जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा बिट्स में, बट हमारा जो फाइनल टारगेट है कि हम आंसर निकाल के दें मेगाबाइट में, उसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशन की। क्या की? जब भी हम बिट से किलोबाइट में जाते हैं हम डिवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और छोटे यूनिट्स को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल इफ आई विल बी हैविंग 8 बिट्स। ठीक है, अगर मेरे पास 8 बिट्स हैं और मुझे बिट्स से कन्वर्ट करना हो बाइट्स में, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ बिट्स को डिवाइड कर दूंगा 8 से। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 बिट्स आर इक्वल्स टू 1 बाइट। फॉर एग्जांपल इफ आई विल बी हैविंग 32 बिट्स, अब मुझे कहा जाए कि इस 32 बिट्स में हाउ मेनी बाइट्स आर इक्विवेलेंट टू दिस 32 बिट, तो मैं क्या करूंगा? मुझे जाना है बिट्स से बाइट्स की तरफ, छोटे यूनिट से मैं बड़े यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। मैं नंबर ऑफ बिट्स को 8 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों भाई? बिकॉज हमारे पास एक बाइट में हमेशा 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो मुझे बिट्स से जाना था किलोबाइट में, मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया इस जगह के ऊपर फॉर्मूला में। फिर जब मुझे किलोबाइट से मेगाबाइट में नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेयर पे जाना था अपने यूनिट की, तो अगेन मुझे डिवाइड बाय 1000 करना था, मुझे फॉर्मूला में पुट कर दिया।
अब मैं अपनी अपनी कैंसिलेशंस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर जानबूझ के सवाल में ट्रिकी रखी गई उसको हमें मिस आउट या इग्नोर नहीं करना। और वो क्या चीज़ है, ये जो उन्होंने लिखा जानबूझ के वर्डिंग में स्पेलिंग में लिखा टेन, TN10, ठीक है, ताकि अक्सर बच्चे इसको मिस आउट कर जाते हैं ये आमतौर पर। क्यों? क्योंकि ये वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया, जो इक्वेशन बनाई, दैट इज ओनली फॉर वन सिंगल इमेज। बट हमें एक सिंगल इमेज में या एक सिंगल फाइल में डील करने को नहीं कहा जा रहा, दे आर टॉकिंग अबाउट 10। तो ये जो एक का पूरा हमने निकाला उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। चलिए, ये अब हमारी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी कैंसिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब इक्वेशन कंप्लीट बन जाएगी देन यू हैव टू स्टार्ट द कैलकुलेशंस। अगर आप एक एक चीज़ रखकर आप साथ के साथ कैलकुलेशंस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं पहले इमेज रेजोल्यूशन में 500 इंटू 300 कर लेता हूँ, आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। फिर आप कहोगे जो वैल्यू आई उसको मैं कलर डेप्थ से बैठ कर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। फिर आपने कहा कि चलो मैं उसको 1000 से डिवाइड करूँ ताकि बिट से किलो बाइट हो जाए, वो और बड़ी एक डिवीजन हो जाएगी। फिर आपने कहा बिट से किलो बाइट से मेगाबाइट में जाने के लिए अगेन 1000 से डिवाइड करूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में अपने आप को फंसा लोगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इक्वेशन पूरी पहले कंप्लीट करने पे फोकस करो, देन आप कैलकुलेशन, आप कैंसिलेशंस आपके पास हो जाएंगी। वैल्यूज हमेशा सवाल में ऐसी ही दी जाएंगी, चाहे वो मेबी बाइट केबी बाइट वाला यानी IEC वाला यूनिट यूज करवाएं आपसे, चाहे वो सिस्टम इंटरनेशनल वाला सिस्टम यूज करवाएं, दोनों सूरतों में वैल्यूज हमेशा ऐसी ही देंगे जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अब देखें ये कितनी आसान कैंसिलेशन हमारे पास बची। अब मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए यहाँ से, ये 2 जीरो इधर कैंसिल आउट हो गए, और ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास फर्दर बच रहा है यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो देख लें। अगर नहीं हो रहा तो जो भी न्यूमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करें, और जो कुछ डिनोमिनेटर में बचा उससे आप डिवाइड कर दें। तो हमारे पास 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल आउट किए, फिर इधर हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो, इधर से ये 1 जीरो से हमने 1 जीरो कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास ऊपर बचा 50 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इन 2 जीरो को हमने इन 2 जीरो से काटा था, 5 3 15, एंड 15 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 8 के साथ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 120। न्यूमरेटर में मेरे पास है 120, कहाँ से आया, 5 इंटू 3 इज 15, एंड 15 को मैंने किया 8 से तो आया आंसर 120, और 120 को मैं डिवाइड कर दूंगा। डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या है मेरे पास, 10। तो जब मैंने 120 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो फाइनल आंसर लिखा 12, ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया। अब आप देख लें कि विदाउट इन गेटिंग इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स, किस तरह से हमने सिंपली कैंसिलेशंस करके पहले पूरी इक्वेशन बनानी है, फिर कैंसिलेशंस करके, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा, चाहे वो फाइल साइज कैलकुलेशन इमेज की हो चाहे ऑडियो की हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें चैट में, अदरवाइज मैं अब एक क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन शेयर पे, वो ज़रा सॉल्व करके और फिर मुझे पिक्चर उसकी व्हाट्सएप करें। जी बेटा, स्क्रीन पे देखिएगा मैंने फाइल साइज कैलकुलेशन ऑफ इमेज का एक सवाल पास पेपर का सामने शो किया है, इसको जल्दी से सॉल्व करें यूजिंग द सेम फार्मूला, यूजिंग द सेम स्टेप्स, और फिर उसके बाद मुझे अपनी वर्किंग और आंसर पूरा शो करें। फिर हम आगे चलते हैं और फाइल साइज ऑफ ऑडियो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखें बाद में वो भी यहाँ पर रखें, पहले इस सवाल को सॉल्व करें और फिर उसके बाद आगे चलें।
बस बेटा इसके लिए आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में करके मुझे भेजें, फिर ताकि हम फाइल साइज ऑफ ऑडियो की भी प्रैक्टिस कर लें। जी बेटा हो गया। अच्छा आप कह रहे हो आपका आंसर आया 1024 KB। जल्दी से मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। और मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ दोबारा से। चले जी, तो हमारे पास सवाल कुछ है ये, फाइल साइज ऑफ ऑडियो वाला। तो ये सवाल था हमारे पास, ठीक है। और फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ जल्दी से।
ये है जनाब हमारा फॉर्मूला इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। ठीक है, अब ज़रा जल्दी से देख लेते हैं इस फॉर्मूला में हमारे पास जो चीज़ें पुट करनी है हमें वो क्या क्या है। इमेज रेजोल्यूशन इसमें बताई हुई है 2048 मल्टीप्लाई बाय 512। मैंने फॉर्मूले में लिखा 2048 मल्टीप्लाई बाय 512 पिक्सल्स। ठीक है, और फिर साथ उन्होंने बताया हुआ है कि इट इज सेव एज 256 कलर इमेज। इसकी इन्होंने बता दी हमें कलर डेप्थ विच इज 256। ठीक है, और वो हमें कह रहे हैं इसका आंसर निकाल दें कीबी बाइट्स में। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, कीबी बाइट्स में चाहिए आंसर। ठीक है, अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं, बिट्स वाले सिस्टम में। ठीक है, और बिट्स से हम जाएंगे किस में पहले, बल्कि बिट्स से तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे कीबी बिट्स में। इसको मैं अंडू करके बड़ा एरो बना देता हूँ, हमें डायरेक्टली जाना है इसमें। तो बिट्स से जब हम जाते हैं कीबी बाइट में तो हम डिवाइड बाय 1024 कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये कीबी बाइट की जगह किलो बाइट होता तो हम डिवाइड बाय 1000 करते। चले भाई, हमने डिवाइड बाय 1024 कर दिया सिंस वी आर गोइंग फ्रॉम बिट्स टू कीबी बाइट्स। ठीक है, और इसमें और तो कुछ नहीं था एज सच। अब हमें इसकी कैंसिलेशंस देखनी है कि कहाँ पर सिंपल कैलकुलेशंस हम इसकी कर सकते हैं। जी बेटा, कैलकुलेशंस करने के लिए हम कर लेते हैं जनाब इसमें 1024 को हम डबल करें तो ये आंसर आ रहा होता है 2048। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर हमसे मिसिंग रह गई, वो पहले कर लेते हैं कि बिट से हम, एक सेकेंड इसको मैं अंडू करूँ, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ। ये मैंने स्टेप्स यहाँ पर मिसिंग जो चीज़ की वो ज़रा देखने क्या है कि अभी हम डायरेक्टली नहीं जाते, कीपी बाइट्स पर ना जा सकते हैं। ये मैंने एरो ज़्यादा बना दिया यहाँ पर, इसको मैंने किया डिलीट। पहले हम जाएंगे बिट्स से, हम गए बाइट्स में। जब हम बिट्स से जाते हैं बाइट्स में, मैंने यहाँ पे साइड पे बना के लिख रहा हूँ, बिट से बाइट्स पे जाने के लिए डिवाइड बाय 8 होता है। ठीक है, इसको मैं पहले अभी मिटा देता हूँ, अभी इसको रहने दें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो बिट से बाइट्स पे जाने के लिए हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने डिवाइड बाय 8 किया। ठीक है, बाइट से कीबी बाइट पे जाने के लिए अब हम करेंगे डिवाइड बाय 1024। तो यहाँ लिखा मैंने डिवाइड करते वक्त 1024, इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो गया। ठीक है, बिट से गए बाइट्स में डिवाइड बाय 8, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, फिर हमने बाइट से कीबी बाइट में गए, हमने 1024 किया। वाई, बिकॉज एक वन सिंगल कीबी बाइट में हमारे पास 1024 बाइट्स होती है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कैलकुलेशंस करने के लिए सिंपल सी जगह कैलकुलेशन जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो मैंने किया 1024 वन टाइम, और इसका डबल होता है 2048। ठीक है, और मैं क्या सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, 2 वन ज़ा इज़ 2 एंड 2 फोर ज़ा इज़ 8। ठीक है, और मेरे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अगर मैं इस 512 को भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं छोटे नंबर को कर लेता हूँ, 256 को 4 वन ज़ा इज़ 4, 4 8 ज़ा इज़ 24, 16 बचा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और मेरे पास फर्दर नहीं आ रहा, तो ये इस तरह से होगा। अली, आपका आंसर जो आ रहा था, आपने मुझे क्या बताया आंसर? आप मुझे अपना ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, क्या आपने वर्किंग की है? वर्किंग बेटा स्टेप्स दिखा दो एक दफ़ा मुझे, पहले स्क्रीन शेयर करके दिखा दो।
आप दिखा रहे हो अली, मैं वेट करूँ? नोटबुक में किए बेटा तो उसके पिक्चर लेके शो कर दो। जी आप भेजो, स्क्रीन शेयर पे दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जी बेटा। अच्छा, इसमें जो जानबूझ के गड़बड़ यहाँ पर रखी, वो ये थी कि हम 512 जो है, कहाँ गया, सॉरी नॉट 512, 256 आपको दिया उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने को, कि अगर आप 256 कलर इमेज वो आपको कह रहे हैं, इट मीन्स दिस टाइम दे आर नॉट टेलिंग यू इन बिट्स। याद रखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये 256 बिट आता कैसे है। एक मिनट में देख लूँ मेरी स्क्रीन शेयर है कि नहीं। जी बेटा, आप देखिएगा, हमने जानबूझ के क्या किया यहाँ पर, ये मिस्टेक की कि 256 रखा। ऑल्दो हमें वो कह रहे हैं कि कलर इमेज है, ये 256 को एज इट इज़ क्यों नहीं लिखना। ये ज़रा देखिएगा स्क्रीन पर, ये रहा 256। जब वो कह रहे हैं कि 256 कलर इमेज, आज हमने क्या पढ़ा था कि 8 बिट्स अगर हों, मैं यहाँ पे बिट पोजीशंस बना रहा हूँ, 1 2 4 8 16 32, 64, and 128. If I assign 1 to all these bit positions, तो इसका आंसर आएगा, और उन बिट पोजीशंस को मैं कर दूं ऐड, तो मेरा आंसर आ जाएगा 256। इट मींस 256 अगर कोई इमेज कलर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, तो इट मींस उसने कितनी बिट्स यूज की, उसने 8 बिट्स यूज की, और ये इमेज 8 बिट इमेज कहलाएगी। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको नीचे आपको दोबारा से करके दिखा दूँ सारी कैलकुलेशन, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। सवाल हमारे पास क्या था, मैं सवाल को पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम देख लेते हैं कि ये कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी। ये रहा सवाल हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हम इमेज रेजोल्यूशन को कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। हमने फॉर्मूले में लिखा इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। याद रहे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमेज रेजोल्यूशन की हमेशा पिक्सेल्स की वैल्यू होनी चाहिए, और कलर डेप्थ के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बिट्स हमारे पास हमेशा बिट्स में वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब अवेलेबल वैल्यूज को हम पुट करते हैं। पिक्सेल्स यानी इमेज रेजोल्यूशन हमें गिवन है कहाँ पर, सवाल के अंदर, इस जगह के ऊपर। ये रहा हमारा कलर रेजोल्यूशन 2048
मल्टीप्लाई बाय 512, चीज हमने पुट कर दी। अब हम आ जाते हैं कलर डेप्थ के ऊपर। कलर डेप्थ में उन्होंने 256 कलर इमेज बोला, 256 बिट्स नहीं बोला। अगर आप 256 को एज इट इज पुट कर दोगे सो दैट विल बी अ मिस्टेक। तो हमें ये पता है कि 256 वाला कलर्स वाला इमेज कब बनता है, जब 8 की 8 बिट्स हमारी ऑन हो, 1 हो। तो मैंने समझ गए हम कि ये 8 बिट इमेज है, हमने वो लिख दिया। फिर उसके बाद जो आंसर हमसे वो चाह रहे थे, वो हमसे किस में आंसर चाह रहे थे, सवाल में अगर हम पढ़े तो नीचे बताया हुआ उन्होंने कि शो योर वर्किंग, और आंसर हमसे वो चाह रहे हैं कीबी बाइट्स में। ठीक है, उन्होंने कहा कैलकुलेट द फाइल साइज इन कीबी बाइट्स, ये इस जगह पर उन्होंने सवाल में लिखा है। सो अगर करंटली हम बिट्स में हैं, क्योंकि हमने 8 बिट अभी अभी यहाँ लिखा, और बिट्स से जाने के लिए बाइट में पहले हम करेंगे डिवाइड बाय 8। ठीक है, फिर बाइट से मज़ीद बड़े यूनिट में जाने के लिए विच इज़ कीबी बाइट, हम करेंगे डिवाइड बाय 1024। ठीक है, तो मैंने डिवाइड बाय 8 किया, डिवाइड बाय 1024 भी लिखा। अब मेरे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे करनी है इनकी कैंसिलेशन। 8 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 8 को, इस 1024 का 1 टाइम और इसका डबल कर दे तो हम बन जाता है हमारे पास 2048। अब हमारे पास बची जो वैल्यूज न्यूमरेटर में विच इज 512 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर इज 1024। अब ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास बची थी, इतना हम कर सकते हैं। सो आंसर के साथ हमने लिख दिया कि बी बाइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इस सवाल में जो वाहिद ट्रिकी चीज़ थी जो हमने ओवरलुक की यहाँ पर, वो नहीं करनी है हमें, कि हमें वैल्यूज़ जो है वो पिक्सल्स में गिवन है। इमेज रेजोल्यूशन के फॉर्मूला में पिक्सल्स है, एज इट इज़ लिख देंगे। कलर डेप्थ हमेशा बिट्स में आएगा, अगर वो बिट्स में है तो वेल एंड गुड एज इट इज़ पुट कर दें। अगर वो बता रहा है कि ये इमेज कितने कलर्स को एक्सप्रेस करता है, तो फिर आप उसकी बिट पोजीशंस को सोचते हुए आप डिसाइड करें कि 8 बिट इमेज ही होगा। अगर वो 256 कलर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उस लिहाज से हमने 8 रखा यहाँ पर। ठीक है, अभी भी कैंसिलेशन शुरू नहीं करनी, अभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तरफ नहीं जाना। ये देखना है कि फाइनल आंसर किस यूनिट में मांगा, उन्होंने मांगा हुआ था कीबी बाइट्स में। बिट्स से हम गए किस में, बिट्स कैसे आ रहा था हमारा आंसर बिट्स में, क्योंकि फॉर्मूला में बिट्स था। बिट्स से हम गए बाइट्स में बाय डिवाइडिंग बाय 8। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, डिवाइडिंग बाय 8 करके बाइट्स तो हमने बना लिया, बट हमें आंसर किस में चाहिए, कीबी बाइट्स में। तो हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे विद 1024 ताकि हम फाइनली पहुंच जाए बाइट यूनिट से कीबी बाइट्स में। फिर उसके बाद हमारी सिंपल कैंसिलेशंस थी और फिर इवेंचुअली हमें इसका आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं ज़रा ऑडियो वाले क्वेश्चंस की तरफ। मैं एक सवाल शेयर कर रहा हूँ, उसको फिर हम देखते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये है हमारे सामने फाइल साइज ऑफ ऑडियो का इमेज। ठीक है, फार्मूला याद रखें कि हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। फार्मूला कॉपी करें, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें, और फाइनली इसमें भी वही काम करना है कि डायरेक्टली आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन स्टार्ट नहीं कर देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू कंप्लीट द इक्वेशन। जब इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ आप रख दो, देन यू हैव टू थिंक ऑफ द कैंसिलेशंस। वैल्यूज़ हमेशा याद रहें ऐसी मिलेंगी जिनकी कैलकुलेशंस आसान होंगी। इसको मैं इधर रख देता हूँ, ऊपर जगह कम थी, अब मुझे इसके अंदर रखनी है। सो विच सैम्पल रेट इज गिवन टू अस, वो हमें बता दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारे पास 1600 टाइम्स आ सेकेंड। ठीक है, और कितने सैम्पलिंग रेजोल्यूशन उसकी क्या है बिट्स में, वो 8 बिट की वैल्यू है, वो भी हमें बता दी गई है। अब इसकी ज़रा वर्किंग करें जल्दी से और फिर मुझे बताइए और शो करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं उसको चेक करता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह से वैल्यूज को कैलकुलेशंस पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कैंसिलेशंस करेंगे इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद, और फाइनल आंसर निकल आएगा। लेकिन इक्वेशन कंप्लीट करते वक्त किस यूनिट में आंसर चाहिए, इसको ज़रूर कंसीडर करिएगा।
जी जी बेटा, चलो जल्दी से मैं कर देता हूँ इसको, आप अपने वाले से कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हम जल्दी से ये चीज़ें जो जो अवेलेबल है हमारे पास फार्मूला में, हम वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने सवाल को पढ़ना शुरू किया तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ गई, 32 सेकेंड साउंड क्लिप। इट मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ द सैंपल। फार्मूला में मैंने लिख दिया 32 सेकेंड्स। ठीक है, द साउंड विल बी सैम्पल्ड। अब सैम्पलिंग रेट हमें बताया गया है। ठीक है, सैम्पलिंग रेट है 16,000। 16,000 मैंने लिखा सैम्पलिंग रेट। ठीक है, ये हर्ट्स में था। मल्टीप्लाई बाय, अब हम ये चीज़ भी फॉर्मूला की पुट कर चुके हैं। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, द लास्ट थिंग विच इज़ गिवन टू अस इज सैंपल रेजोल्यूशन विच इज़ इन बिट्स, और ये वैल्यू है 8। तो फॉर्मूला में मौजूद सारी चीज़ें हमने फिल कर दी। अगेन याद रहे, क्योंकि ये बिट्स में मौजूद था हमारे पास यहाँ पर इसका सैंपल रेजोल्यूशन, सो हमारा आंसर अभी आएगा बिट्स में। अब यूनिट वाली चीज़ देख लें, हमें आंसर हमसे वो मांग किस में रहे हैं, किलो बाइट्स में। किलो बाइट्स में मीन्स हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे। बिट्स से जब हम गए बाइट्स में तो हमें डिवाइड बाय करना होगा 8, क्योंकि एक 8 बिट से मिलकर हमारा एक बाइट बन रहा होता है। ये मैंने कर दिया डिवाइड बाय 8। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर वाला यूनिट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, बिकॉज अभी हम पहुँचे हैं बाइट में। फिर बाइट से किलो बाइट में जाने के लिए आई विल बी डिवाइडिंग विद 1000। तो ये मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी, और अब हमें इसमें कैंसिलेशंस की तरफ जाना है। कैंसिलेशंस हमारे पास सिंपल हो जाएंगी। 3 जीरो से मैं ये कैंसिल कर देता हूँ 3 जीरोस को। 8 से मेरा कैंसिल आउट हो गया ये 8। सो अब सिंपली मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 16 करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अली आप कंफर्म कर दें अपना आंसर भी चैट में लिख के। जी जी बेटा, ये देखते मैंने कैलकुलेशन भी कर दी। यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 16, सो द आंसर कमिंग इज 512 की बी बाइट, किलो बाइट सॉरी। मैंने यहाँ पे लिख दिया 512 किलो बाइट। ठीक है, याद रहे ये की बी बाइट नहीं है। आपने यूनिट जो लिखा है अली चैट में, आपका आंसर सही है, बट यू आर पुटिंग द रॉन्ग यूनिट अलॉन्ग विद दिस। तो ये यूनिट आप सही कर लें, ये किलो बाइट है। आंसर में सवाल के साथ क्या लिखा हुआ है, के बी। अगर ये के आई भी लिखा होता तो ये की बी बाइट होता, किलो बाइट है। और इस वजह से हमने इसमें जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट यूज़ किया, हमने 1000 से डिवाइड किया। अगर की बी बाइट होता तो फिर हम 1000 से नहीं 1024 से डिवाइड कर रहे होते। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें बेटा। ऑल क्लियर। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि हमारा 1.2 यहाँ पर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो मैं होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा वो फाइल साइज कैलकुलेशन के होंगे। ठीक है, फाइल साइज कैलकुलेशन के हमारे पास आ जाएगा इमेजेस का भी और ऑडियो का भी। सिर्फ हमारे पास आप समझ लें 1.3 में से कंप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रहेंगे, वो फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क होगा बेटा आपका पास पेपर क्वेश्चंस में से मैं आपको फाइल साइजेस वाले क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।